Good evening everyone. Welcome to YouTube channel of ambitiousbaba.com और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 8। तो हम लोग अब आ गए क्लास नंबर 8 पे और आज का टॉपिक है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सभी लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इस बैंक अकाउंट्स का आज पूरा टाइप्स ऑफ जितने भी तरीके के बैंक अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स की क्या पॉलिसी होती है, उसको आज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इस क्लास में। ठीक है, बहुत छोटा सा क्लास होगा इसलिए आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और इसको अंत में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बैंक अकाउंट्स के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। देखो ये पहला वीडियो, पहला जो आपको स्लाइड दिख रहा है, बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। बैंक अकाउंट इज ए फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन्ड बाय ए बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को अगर एक कस्टमर यहाँ पे खड़ा है, अगर वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी बैंक से कुछ पैसे लेता है या बैंक से कुछ भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसे कुछ ना कुछ एक कॉमन मीडियम चाहिए जहाँ पर वो मिलेगा। वो कॉमन मीडियम क्या होता है? अकाउंट। उस कॉमन मीडियम को क्या बोलते हैं? अकाउंट। अकाउंट मतलब खाता। अगर किसी एक पर्सन ए को पर्सन बी से अगर मिलना है तो एक तो उसकी जगह लोकेशन फिक्स होती है। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच का कोई चीज़ अगर क्या कहते हैं, कोई एक कॉमन चीज़ें बनानी है, प्लेटफॉर्म बनानी है, तो वो एक अकाउंट है। अकाउंट बनाने से आप इस बैंक के क्या होता है, यूजर जो होता है उस बैंक के अकाउंट का होल्डर हो जाता है, बैंक के अकाउंट का होल्डर हो जाता है। और दूसरे तरीके से देखिए, बैंक क्या होता है, बैंक उस अकाउंट यूज़र का अकाउंट खोलता है, यूज़र का अकाउंट खोलता है। ठीक है, तो बैंक के पास यूज़र आ गया और यूज़र बैंक के पास पहुंच गया, दोनों भी तरीका हो गया। तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में अगर आप देख रहे हो तो देख, अगर इसको ब्रॉडली अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे कि आप यहाँ इमेजेस में देख रहे हो, तो ये जो पूरा है एनआरओ फॉरेन टूरिस्ट अकाउंट, एनआरओ रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये पूरा नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए है। फिर बात आती है इंडियंस के लिए, फिर बात आती है इनके लिए, लोकल लोगों के लिए, पूरे जो भी इंडिया में लोग हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये 5 तरीके के अकाउंट हो गए। और ये जो स्मॉल अकाउंट होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट एंड द लॉर अकाउंट, दिस आर ऑल स्मॉल अकाउंट्स। स्मॉल छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स को मिल जाता है, कुछ पेटीएम ओटीएम को जो अकाउंट मिल जाता है उसके लिए। तो ब्रॉडली जो हम लोग बैंक के आज डिस्कस करेंगे ये इस टाइप के इंडियंस के लिए और नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए, या नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो इंडियंस हैं जो बाहर जाके बस गए हैं या बाहर रहने लगे हैं, उनके अकाउंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक तरीके से डिपॉजिट अकाउंट है। डिपॉजिट अकाउंट है मतलब उसमें कुछ चीज़ें जमा हो सकती है। हेल्ड एट रिटेल बैंक, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट का होने का मतलब कि आपके पास एक डिपॉजिट अकाउंट है दैट पेज इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन याद रखो, जब यहाँ पे एक बात बोल रहा है ना कि एक बैंक है, एक आपका अकाउंट है जहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेकिन कभी भी सेविंग अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में आप इसको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, हम आगे देखेंगे। Any individual, either single or jointly, can open a saving account, and most of the salaried persons, pensioners and students use the saving account. क्यों ऐसा है भाई? क्यों सारे सैलरीड पर्सन और द पेंशनर और स्टूडेंट्स सेविंग अकाउंट को यूज़ करते हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने तरीके से आते हैं, अपने ब्लैंक स्लाइड्स पे पहुंचते हैं और यहाँ पे हम लोग अब समझेंगे कि क्या है। यहाँ पे एक साइड मैंने लिख दिया सेविंग अकाउंट। सबसे पहले सेविंग अकाउंट को समझते हैं। सेविंग अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट क्या है? एक डिपॉजिट अकाउंट है जो कि एक बैंक के द्वारा किसी भी उसके कस्टमर को दी जाती है। बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। ठीक है, देन इसके बारे में देखेंगे। ये अगर आप इसको देखो, अगर आपके बैंक में कोई भी एक आदमी है, ए आदमी है, वो उसने अपने एक बैंक में 10,000 रुपये रखा हुआ है, सेविंग के तौर पर रखा हुआ है। ठीक है, सेविंग के तौर पर रखा हुआ मतलब उसके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, तो उस पर बैंक इंटरेस्ट देती है, उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट होता है और किसी भी इंटरेस्ट रेट, चाहे वो सेविंग बैंक हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, आरडी हो, इन सब के बैंक फिक्स रेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कुछ बैंक पे इंडिविजुअली बैंक पे डिपेंड करता है कि कौन कितना परसेंट दे रहा है। कभी नेगोशिएट करके ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, तो वो फिक्स रहता है। वो आप ईजिली इट्स अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बैंक्स वेबसाइट। आप बैंक पे जाएंगे, उनका पता करेंगे क्या आरडी दे रही है, एसबीआई बैंक क्या दे रही है, एचडीएफसी बैंक क्या दे रही है,
प्राइवेट बैंक क्या दे रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या दे रही है, तो आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो ये कभी भी क्वेश्चन नहीं बन सकता कि किसका कितना परसेंट रेट चल रहा है, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, 10,000 रुपये इसका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट मान के चलते हैं, नॉर्मली कितना मिलता है, वो 3 से आप 4% के आसपास मान सकते हो, 3 से 4% के आसपास मान सकते हो। कभी कभी 3.5% हो जाता है, कभी 4.5 हो जाता है। कुछ कुछ प्राइवेट बैंक क्लेम करती है कि वो 6 से 7% भी देती है, लेकिन इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या प्रॉब्लम है, अब इसको बस नोट करके रखना। तीसरा क्या होता है, जनरली मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट होता है, मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट होता है। मतलब एक सेविंग अकाउंट अगर बैंक आपको देती है, तो बैंक कहती है कि इसमें आप कम से कम 5,000 रुपये, कम से कम 10,000 रुपये, कम से कम 20,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द बैंक्स, ठीक है, आप इतने पैसे रखो। ठीक है, ये मिनिमम बैलेंस आपको उतना मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो यहाँ बात कर रहा था कि प्राइवेट बैंक बोलती है कि 6 से 7% है, तो हो सकता है कि उस केस में प्राइवेट बैंक आपसे ये मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट ये कर दे कि आपको कम से कम इसमें 50,000 रुपये रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको रेट पे दे देगी। तो सिर्फ रेट दे के ल्योर नहीं हो जाना, रेट दे के सिर्फ ल्योर होने की जरूरत नहीं है। आप रेट के बाद उन बैंक से आप पूछ सकते हो कि उनका मिनिमम बैलेंस की क्या है, सब कुछ सारी डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एवरीवन हैज़ टू नो अबाउट दैट। उनको पता करने की कोशिश, आप पूछोगे तभी बताएंगे, कोई बताता नहीं कि मिनिमम बैलेंस कितना है, कितना रखना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, अभी जो यहाँ पे एक हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा कि पेंशनर, सैलरीड पर्सन और स्टूडेंट को सेविंग अकाउंट यूज़ करना होता है। क्यों यूज़ करना होता है? क्योंकि जनरली इनके लिए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल देते हैं, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल दिया जाता है। कंपनी बात करके या तो प्राइवेट बैंक से या तो पब्लिक बैंक से उन अपने सैलरीड पर्सन के लिए, पेंशनर के लिए, स्टूडेंट के लिए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, मतलब कि आपको अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जीरो तक भी रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है, साथ ही जैसे ही आप बैंक खोलते हो, सेविंग अकाउंट खोलते हो, तो आपको उसके साथ चेक मिल जाता है, आपको उसके साथ एटीएम मिल जाता है, आपको उसके साथ शॉपिंग करने के लिए डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, आपको उसके साथ ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। ये सब सेविंग अकाउंट के फीचर्स हैं, सेविंग अकाउंट के फीचर्स हैं। ठीक है, फिर बैंक आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करने की ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाती है। जब ऑनलाइन बैंकिंग की बात होगी तो उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र, पेमेंट देखना, कितना अमाउंट है कितना नहीं है, ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और जनरली इसको आप पैसे अगर रखोगे तो आप उस पर कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट भी पाते रहोगे। तो ये तो हो गया सेविंग बैंक अकाउंट का फंडा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग दूसरे तरीके के बैंक के अकाउंट की, करंट बैंक, करंट अकाउंट। देखो, करंट अकाउंट कभी भी कोई इंडिविजुअल नहीं खुलवाता। करंट अकाउंट खुलवाने का मेन क्या है, करंट अकाउंट भी एक तरीके का डिपॉजिट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट भी एक तरीके का डिपॉजिट अकाउंट है, और करंट अकाउंट भी एक तरीके का डिपॉजिट अकाउंट है। लेकिन ये डिपॉजिट अकाउंट खोलती है या तो कंपनी, या तो कोई फर्म, या तो कोई इंस्टीट्यूशनल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेली डील करती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी को जो डील करती है, वो जनरली करंट अकाउंट को खुलवाते हैं। क्यों, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान था सेविंग अकाउंट में, क्यों सेविंग अकाउंट से वो कर नहीं सकते थे, और क्या फ़ायदा है कि क्यों नहीं करंट अकाउंट ही सब लोग खुलवाते हैं। तो ये जब डिफरेंस अभी हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट इसमें भी रहती है, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट इसमें भी रहती है, 10,000 से 5,000 तक है। लेकिन इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा था यहाँ पे 3 to 4% का, वो इंटरेस्ट यहाँ पे 0% होता है या बहुत लो रहता है। कोई कोई बैंक दे हो सकता है आपको करंट बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, क्योंकि देखो आज की डेट में क्या है ना, आज एक कंपटीशन है बैंक्स के बीच में। आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट बैंक से, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से, बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स आ चुके हैं बैंक को लेकर। तो वो आपको लेवर करने के लिए यहाँ पे 1% का इंटरेस्ट दे सकती है, करंट बैंक अकाउंट के लिए 1.5 का 0.5 का इंटरेस्ट दे सकती है। लेकिन बेसिकली इसमें लो इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट रहता है करंट बैंक अकाउंट में। तो अब क्यों सेविंग अकाउंट में खुलवाएं हम लोग, सेविंग अकाउंट में से खुलवाएं कम से कम जो पैसे हम लोग अकाउंट में रखें उसका कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि करंट सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए इंडिविजुअल्स को, करंट अकाउंट नहीं। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट में आप ट्रांजैक्शंस के लिमिटेशन नहीं है, ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन नहीं है। आप एक मंथ में कई बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पैसे डाल सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। ये जो अगर आप देखोगे सेविंग अकाउंट में यहाँ लिमिटेशन है। सेविंग अकाउंट में डिपेंड, बैंक अपनी तरफ से डिपेंड करता है कि आप सिर्फ 4 बार विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से, इस तरह के लिमिट रहते हैं। सिर्फ 4 बार या 6 बार आप पैसे निकाल सकते हो या पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, इस तरीके की लिमिटेशन है। 50,000 से ऊपर अगर आप करने जाओगे तो आपको हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी पूछी जाए, आपको अपना कुछ डिटेल जमा करना होगा 50,000। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं सेविंग अकाउंट्स में होते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के लिए मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट क्योंकि वो बिजनेस पर्पज़ के लिए मिलता है, तो करंट अकाउंट में आपको इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलते हैं।
ठीक है। बाकी आपकी ऑल इसमें ऑनलाइन भी, इसमें भी ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, इसमें भी चेकबुक और एटीएम डेबिट कार्ड मिलता है, ये सब कुछ लगभग कॉमन है। लेकिन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो हम लोगों ने देख लिया, एक में इंटरेस्ट रेट है, एक में इंटरेस्ट रेट नहीं है, ठीक है। आओ वीडियो में आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। चलो आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक सेविंग, जस्ट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA। क्या है ये? अभी हम लोग क्या देख रहे थे, सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अचानक से ये बेसिक का अकाउंट आ गया। बेसिक मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं, देखो मैंने भी क्या बताया कि सिर्फ सैलरीड पर्सन, स्टूडेंट या पेंशनर को अगर हटा दो, कोई कॉमन आदमी है जो अपना अपना एक सेविंग अकाउंट रखता है, उसमें पैसा रखना चाहता है बैंक में। सेविंग अकाउंट रखने से क्या फ़ायदा है कि आपको कैश में डील नहीं करना है ना, हमेशा कैश लेके नहीं घूमना है। आपको इसका ATM मिल जाएगा, आपको इसकी डेबिट कार्ड मिल जाएगी, तो हमेशा आपके पास एक सिक्योर मनी सिक्योर रहेगा। बेसिकली क्या है सेविंग अकाउंट का मतलब है कि मनी सिक्योर रखना, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ आदमी जिनके पास उतनी पैसे नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना मिनिमम बैलेंस को रख सके, उतने मिनिमम बैलेंस को क्या कहते हैं मेंटेन कर सके, तो उसके लिए बैंक्स ने अभी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये क्या है बेसिक, इस केस में क्या अलग है सेविंग बैंक से? इसका सेविंग बैंक से ये अलग है कि ये नो फ्रिल अकाउंट्स विथ नील है, मतलब मिनिमम बैलेंस, इसमें वो कोई कंडीशन नहीं है कि आप सैलरीड पर्सन है या आपकी बैंक कंपनी ने खुलवा के दी है या आप पेंशनर रेस्टोरेंट है, आपको मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं रखना, जीरो। नो फ्रिल्स अकाउंट विद नील, ओके, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। अच्छा, अभी मैं जब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में बता रहा था, तो एक चीज़ यहाँ पे मेरे दिमाग से निकल गया कि ये जो भी इंटरेस्ट होता है ना, जो भी मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट होता है, वो आपका डेली बेसिस पे अकाउंट होता है, मतलब डेली या क्वार्टरली आपको मेंटेन करना होता है, मंथली या क्वार्टरली आपको मिनिमम अमाउंट बैलेंस कुछ अगर 5,000 है तो वो उसको मेंटेन करके रखना होता है। और दूसरा एक चीज़ आपको यहाँ बताना भूल गया कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो देते हैं ना, ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट मंथली बेसिस पे करते हैं, बैंक मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करती है, लेकिन देती क्वार्टरली है दोनों के लिए, करंट और सेविंग अकाउंट के लिए। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है वो मंथली कैलकुलेट होता है, लेकिन अकाउंट में जब वो देती है बैंक, वो आपको क्वार्टरली देती है। पेमेंट डन बाई क्वार्टरली, पेमेंट क्वार्टरली होता है लेकिन कैलकुलेशन मंथली होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि और वेरी लो मिनिमम बैलेंस, या तो बहुत लो मिनिमम बैलेंस है या तो कि जीरो बैलेंस है, ठीक है। लेकिन अगर किसी आदमी का, ये बेसिकली है उनके लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इसमें बैंक्स ने कुछ लिमिटेशन रख दिया। बैंक्स ने बोला कि अगर आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हो तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि पूरे साल में आपका ट्रांजेक्शन 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। पूरे साल में ट्रांजेक्शन आपका 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं इसलिए आपको कभी कभी ये चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें भी लिख देता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन आए तो आपको यहीं पे बिल्कुल तैयार रहे चीज़ें। तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा बैंक ने क्या उसमें लिमिटेशन लगाया, बैंक्स ने ये लिमिटेशन लगाया कि किसी भी समय मिनिमम बैलेंस 50,000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ये किसी भी समय अगर बैंक आपका इमीडिएटली चेक कर देता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं होना चाहिए। टोटल क्रेडिट जो होना चाहिए वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल क्रेडिट जो भी आपके बैंक में है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि टोटल ऑफ द कैश विड्रॉल एंड द ट्रांसफ़र, एक मंथ में आपका या तो डिपॉजिट या तो विड्रॉवल, डिपॉजिट या विड्रॉवल 10,000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली बनाया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। और अगर एक आदमी के पास उसके अकाउंट में BSBDA है, किसी भी बैंक में BSBDA है, बैंक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, और उसको क्या कहते हैं, उस बैंक में उसका सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता, मतलब उसकी सेविंग अकाउंट नहीं हो सकती। अगर उसका एक BSBDA किसी भी बैंक में है तो उसका सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता। अगर आप सेविंग अकाउंट है और आप अगर आपने अपनी सेविंग अकाउंट खुलवा लिया स्टार्टिंग में और आप इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, पैसे को नहीं आगे बढ़ा पा रहे हो, मिनिमम बैलेंस है, तो आप सेविंग अकाउंट को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो BSBDA अकाउंट में। कंडीशन बस इतना है कि ये जब खुल जाने के 30 डेज़ के अंदर आपको अपना सेविंग अकाउंट को क्लोज करना होगा, क्योंकि आप एक तरफ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ले नहीं सकते और BSBDA के फ़ायदे नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आप इसके फ़ायदे ले रहे हो और इसके क्या कहते हैं, मतलब इसका इंटरेस्ट ले रहे हो और इसके फ़ायदे ले रहे हो। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए बैंक ने ये लिमिटेशंस लगा दी, ठीक है। फिर आते हैं, देखते हैं RD रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कोई भी आदमी, मिडिल क्लास आदमी, सैलरीड पर्सन क्या चाहता है कि जब भी वो पैसे कमाए उसको सेव करे, उसको क्या करे, सेविंग करे,
सेविंग कैसे करेगा? सेविंग करेगा कि उसका कुछ फिक्स कर देगा कि मुझे हर महीने 5,000 रुपये अपने सेव करने हैं। लेकिन 5,000 क्या करेगा, अगर वो अपने सेविंग अकाउंट में अगर वो 5,000 रुपये रखता है, कुछ भी ज़रूरत पड़ जाती है, इससे ईज़ आराम से निकाल लेगा, खर्च कर देगा। तो एक रेगुलरिटी नहीं आती, एक डिसिप्लिन नहीं आती। तो कोई भी आदमी, कोई भी यूज़र अपना बैंक में आरडी खुलवा सकता है फिक्स टर्म के लिए। मिनिमम कितना है? 6 मंथ के लिए या 10 साल तक मिनिमम पीरियड है, 6 मंथ है, मैक्सिमम पीरियड है। और फिक्स कर सकता है अमाउंट को कि 5,000 पर मंथ मैं आरडी अकाउंट में डालूंगा। बैंक क्या करेगा? बैंक आपके हर मंथ जो है आप उसमें ऑटो डिडक्शन कर सकते हो। हर मंथ आपके अकाउंट से 5,000 काट के एक जगह डिपॉजिट करते रहेगा। जब ये एंड हो जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट लगाकर, इंटरेस्ट रेट हमेशा हर बैंक का वैरी करता है, आपको पैसे को वापस कर दिया जाएगा। रिटर्न मनी विद इंटरेस्ट रेट, रिटर्न मनी विद इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सिमिलर यही कंसेप्ट है। देयर इज नो इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट हेल्ड इन द अकाउंट, बैंक चार्ज रिटर्न सर्विसेज चार्जेज ऑन सच अकाउंट, ठीक है। अगर इसके अलावा आरडी आपने रख दिया 5,000 का, ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं आपके अकाउंट में अगर 2,000 3,000 है तो बैंक उस पर फिर आपको कोई चार्ज नहीं करेगा, आरडी के लिए चार्ज करेगा, ठीक है, याद रखना। सेविंग अकाउंट में से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है? देखो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और आरडी अकाउंट दोनों का फंडा एक ही है। दोनों का फंडा ये है कि एक नॉर्मल यूज़र अपने पैसे को सेव करना चाहता है कहीं पे फिक्स करके। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, पूरे 1 लाख है या 2 लाख है या 5 लाख है, तो आप एक बार में ही उठाओगे 1 लाख का और इसका फिक्स डिपॉजिट करा दोगे। फिक्स डिपॉजिट करा दोगे तो क्या होगा, आपको क्या कहते हैं उस पर बैंक जो है कुछ फिक्स करके 7% से 8%, 6 से 7% आपको देने लगेगी। तो ये बताओ, अगर सेविंग अकाउंट में पैसे थे ही, इस चीज़ को समझना ध्यान से, आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में पैसे था ही, बैंक उसमें इंटरेस्ट दे ही रहा था आपको, आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, बैंक इस पर ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट दे ही रहा है 3 से 4% का, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट करने की? 2 जरूरत पड़ गई है। एक क्या, एक जब आप जो आपको पता है कि ये पैसा मुझे खर्च नहीं करना है, तो आप उसका जब एफडी करा दोगे तो पहले तो आपको वो पैसा सिक्योर हो गया, आप उसको बीच में जरूरत पड़ने पे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो इंटरेस्ट आपको 3 से 4% मिल रहा था वो 6 से 7% मिल गया, तो 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट क्या बुरा है? 2 से 3% अगर आपको इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा मिल जाएगा, उसी पैसे को जो आप अपने सेविंग अकाउंट में रखे थे उसको अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं पे ये लाइन कही गई है, इट्स ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द रेगुलर सेविंग अकाउंट। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI इज हायर इन FD अकाउंट दैन सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपको फंडा क्लियर। अब कस्टमर जो है कि मान लो आप बीच में अब आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सेविंग अकाउंट में अगर मेरे पास पैसे रहता ना तो मैं जो जरूरत पड़ने पे कभी भी निकाल सकता था। अगर वैसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो FD के अगेंस्ट बिल्कुल भी, उसकी FD अगर 10 लाख का 1 लाख का है तो 80,000 से 90,000 तक का लोन, 80 to 90% का लोन आपको किसी भी दिन मिल सकता है बेस्ड ऑन द FD फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन कुड भी 1 to 2% ओवर द रेट, लेकिन वही है ना, जब आपको बैंक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा FD अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है तो जब FD अकाउंट के बेस पर लोन देगा तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई हो जाए, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओपन दिस अकाउंट फॉर द मिनिमम ऑफ 3 months और टेन्योर ऑफ द FD कैन वेरी फ्रॉम 7 days, 15 days और 45 days और 1.5 years। द लॉन्गेस्ट परमिसिबल टर्म्स ऑफ द फिक्स डिपॉजिट इज द 10 years। मतलब आप मैक्सिमम 10 साल के लिए FD करा सकते हो और FD कराने से आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। फिर डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट कभी आप सुनते हो ना, शेयर करने के लिए आप स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हो, शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डीमेटरलाइज अकाउंट की जरूरत है। डीमेटरलाइज अकाउंट एक तरीके के करंट अकाउंट की तरह काम करेगा, उसमें आपके पैसे रहेंगे, आप आराम से कभी भी निकाल के कभी कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट बेसिकली इज एन अकाउंट दैट अलाउज इन्वेस्टर टू होल्ड देयर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपने अपने सारे शेयर्स को जितने भी शेयर्स खरीदे हैं उसको कहाँ, किस फॉर्म में रखोगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखोगे। कहाँ रखोगे? अपने डीमेट अकाउंट में रखोगे। अब इस अपने शेयर्स को आप अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखोगे ना, कहीं ना कोई अकाउंट चाहिए, कोई ना कोई एक लोकेशन चाहिए, ठीक है। So Demat account functions like a bank account where you hold your money and respective entries are done in the bank passbook, ठीक है। देन दूसरा टर्म आता है कासा अकाउंट। देखो, कासा अकाउंट जनरली अगर तुम समझो तो कासा का मतलब है करंट अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट, और कासा रेशियो जो होता है ना, कासा रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कासा रेशियो जो होता है वो जनरली क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द CA एंड द ऐसे डिपॉजिट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट डिवाइडेड बाई टोटल डिपॉजिट, ये कासा रेशियो है। जनरली इस कासा रेशियो को अगर क्या कहते हैं, ये जो बैंक जो है ये बैंक के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए कासा रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो कासा रेशियो पे अगर कासा अकाउंट की बात की जाए तो बेसिकली ये है तो ग्लोबली रिनाउंड, लेकिन मोस्टली ये वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा पॉपुलर है, वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में।
मैं यहाँ लिख देता हूँ कासा अकाउंट के लिए। करना क्या, आपने देखा आपके पास आपने 5,000 रुपये का करंट अकाउंट रखा है, आपके अकाउंट आपका है, और 15,000 आपके सेविंग अकाउंट है, टोटल आपको कितनी है 20,000 है। ठीक है, तो इसमें 5,000 रुपये इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा ही नहीं, या नॉमिनल मिलता है 1 या 2%। 15,000 रुपये को कितना इंटरेस्ट मिलता है, 3 से 4% मान लो, तो 3% मान लेते हैं। 15,000 का 3% कितना निकलेगा, 10,000 का 3% कितना निकलेगा, निकाल लो। ठीक है, टोटल आपने कितना जमा किया है 20,000 रुपया। तो इस तरह के रेशियो निकाल सकते हो। बस सिर्फ रेशियो निकालने के लिए कासा अकाउंट का कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, लेकिन ग्लोबली क्या कहते हैं ये वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में इसको मेजर किया जाता है। फिर राफा अकाउंट है, जैसे मैं कासा की बात कर रहा हूँ, राफा क्या हो जाएगा, राफा का मतलब एकदम सिंपल है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल डिपॉजिट। जनरली देखो, अगर मैं आपको सिंपलर टर्म में समझाऊंगा, सिंपलर टर्म में बैंक के, तो ये समझो कि बैंक जनरली इवेलुएट ये करना चाहती है, बैंक जनरली इवेलुएट ये करना चाहती है कि बैंक ने जितने इंटरेस्ट रेट आपको दिया, इंटरेस्ट रेट बैंक ने जितना आपको दिया, क्या आपके डिपॉजिट से बैंक को इतना फ़ायदा हुआ। बस इसको आप दिमाग में बैठा लो कि बैंक इसको इवेलुएट ये करना चाहती है कि बैंक आपको जितने भी वो इंटरेस्ट देती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में रखने पे या करंट अकाउंट में रखने पे या आरडी अकाउंट में रखने में या एफडी अकाउंट रखने में, क्या बैंक को आपके उस डिपॉजिट से फ़ायदा हुआ। ये इस टर्म को मेजर करने के लिए बैंक कासा और राफा का यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब एनआरआई अकाउंट्स की बात करी थी मैंने स्टार्टिंग में, दो कैटेगरी ब्रॉड किया था ना, ब्रॉड कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो राफा के केस में क्या होता है, सॉरी एनआरआई अकाउंट के केस में क्या होता है कि 3 तरीके का अकाउंट होता है, एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर। ठीक है, इसमें जाने से पहले ये देखो, यहाँ पे बस एक स्लाइड में हम लोगों ने समझा दिया है कि एनआरआई अकाउंट क्या है, एनआरओ अकाउंट क्या है, लेकिन मैं जाने से पहले बस आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत आराम से ग्राफ से समझा देता हूँ, फिगर समझाता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अनिल। अनिल मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करता था। अनिल मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करता था। ठीक है, अनिल को ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आई और अनिल जो है अब चला गया यूएस में। ठीक है, अनिल और जब मैं दोनों लोग यहाँ पे थे, तो हम दोनों ने का एक जो भी कंपनी थी XYZ कंपनी में, हम लोग का HDFC बैंक में या किसी भी ABC बैंक में अकाउंट खोला, ABC बैंक में अकाउंट खोल दिया। ठीक है, पैसे इसमें रुपीज़ में जाने लगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब अनिल जो था अनिल जब वहाँ पहुँचा, यूएस में पहुँचा, तो अब यहाँ पे एक वर्चुअल पार्टीशन हो गया, ये वर्चुअल पार्टीशन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए मेरे लिए तो वो सेविंग अकाउंट ही रहा, एक लिए तो सेविंग अकाउंट रहा, लेकिन इसको जब क्या हुआ, इसको जब ये अकाउंट दिख रहा है, तो बैंक बोलता है कि क्योंकि आप पैसे अब बाहर से कमा रहे हो, आपके यहाँ पे कुछ आता है, आपको इंटरेस्ट रेट आता है, आपके यहाँ एफडी पे इंटरेस्ट आता है, आपके बैंक में पहले से ही 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए जमा है, अनिल के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, तो ये जो अकाउंट जब अब ऑपरेट होगा, ये दिस इज नोन एज द NRO, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट याद रखना, ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट रुपये में आ रहा है। अब वो वहाँ से कुछ कमाता है, वो वहाँ से कुछ कमा के यहाँ पे सबमिट करना चाहता है, इस अपने अकाउंट में डालना चाहता है, तो वो बिल्कुल ही आराम से डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसे डालने में। ठीक है, ठीक है, रुपये में डालना चाह रहा तो रुपये में डाल देगा, नॉन रेसिडेंट अकाउंट। होता क्या है अब इसके बाद से, अब इसको लगता है कि मैं इसको और जो है सॉरी जो भी वो कमाएगा, जो भी वो इंडिया से कमाएगा, वो सब बैंक एक्सेप्ट करेगा एनआरओ अकाउंट में, लेकिन जो भी वो वहाँ से कमाएगा और उसे फिर इंडिया में भेजना है, उसके लिए एनआरओ अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा। बैंक बोलेगा कि नहीं आप एनआरओ अकाउंट में नहीं कर सकते, आप NRE अकाउंट खोल लो, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब तो आप कमा रहे हो डॉलर में ना, तो डॉलर में सबमिट करो, हालांकि यहाँ पे पैसा सबमिट होगा रुपीज़ में ही। ठीक है, यहाँ पैसा किस में सबमिट हो रहा है, रुपये में ही हो रहा है, लेकिन वो पैसा किस में भेज रहा है, डॉलर में ही भेज रहा है, और इस केस में क्या है, एनआरओ केस में क्या है, एनआरओ केस में क्या है कि पैसा भी रुपये में था, वो तो इंडिया से ही पैसा आ रहा है, इंडिया के जो भी इनकम है, इंडिया में उसके घर हैं, इंडिया में उसने एक किराए पे दुकान दिया हुआ है, एक किराए पे घर दिया हुआ है, वहाँ से जो भी पैसा आ रहा है उसके अकाउंट में आ रहा है, वो जब भी अकाउंट आ रहा है रुपये में ही आ रहा है, तो रुपये में ही आ रहा है, तो रुपये में ही एनआरओ के अकाउंट में रखा जाता है। लेकिन वो कुछ वहाँ से कमाने लगा, अब वो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है, वो डॉलर में कमा रहा है, जब डॉलर से वो पैसा भेजेगा तो वो यहाँ पे रुपये में सबमिट होगा। ठीक है, तो ये NRE अकाउंट हो गया। बीच में क्या हुआ, अब इसका मन किया कि मेरे पास इस अकाउंट में तो यार 10 लाख रुपये हो गए हैं, 10 लाख रुपये मैं इसका फिक्स डिपॉजिट करा देता हूँ, जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट इसमें कराने जाओगे
तो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, आपको डॉलर के, आपने डॉलर में पैसा कमाया, आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, इससे बेटर है कि आप एक FCNR अकाउंट खुलवा लो, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। अब आपका क्या होगा, आप आराम से अपने डॉलर में कमाओ, डॉलर में रखो, ठीक है। विड्रॉल जिस भी मोड में आप कमाना चाहते हो उस मोड में कमाओ, यूरो में कमाओ, यूरो में रखो। उसके लिए क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी का। NRE क्या है, NRE क्या डॉलर में कमाएगा, डॉलर में रखेगा तो वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। NRO के केस में कुछ भी नहीं है, रुपये में कमाएगा, रुपये में रहने लेगा, लेकिन वो आदमी जो है अनिल वो नॉन रेसिडेंट हो चुका है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट हो गया। बस यही 3 छोटे से डिफरेंस है, आपको समझने की जरूरत है। अब देखते हैं हम लोग इसका कंपैरिजन देखते हैं NRE अकाउंट का। NRE अकाउंट ए बैंक अकाउंट इन विच NRI मैं अनिल को जो एग्जांपल दिया था, अनिल को मैं NRI मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद एग्जांपल दिया, ठीक है। ए बैंक अकाउंट इन विच NRI कैन डिपॉजिट इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज इज नोन एज द NRE अकाउंट। जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज से इंडिया में रुपीज़ में वो कमा रहा है वो NRE अकाउंट में सबमिट हो सकता है। NRE देखो, मैं NRO पहले समझाया था और NRE बाद में समझाया था, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना। NRE क्या है कि कोई भी वो एक्सटर्नल सोर्स से पैसा कमाकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है NRE अकाउंट में। लेकिन ए बैंक अकाउंट ओपन बाई NRI टू डिपॉजिट इनकम मेनली जनरेटेड फ्रॉम द इंडियन सोर्स इज नोन एज द NRO अकाउंट। तो NRO अकाउंट में वही पैसा सबमिट हो सकता है जो कि इंडियन सोर्स से कमाया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया ना, रेंट दिया हुआ है दुकान, घर, तो इंडियन सोर्स से जो भी पैसा आएगा वो क्या कहते हैं, NRO अकाउंट में जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स, वहाँ फॉरेन में जाने के बाद एक्सटर्नल सोर्स से कुछ भी कमा रहा है वो NRE अकाउंट में आएगा। NRE अकाउंट कैन बी ओपन बाय द 2 NRIs टुगेदर। 2 NRI और NRI मिलकर ही NRE अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन NRO के केस में एक NRI और एक रेसिडेंट खोल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पुराने एग्जाम्पल में भी क्या समझाया है कि ये पहले से इसके पास अकाउंट था, तो हो सकता है कि वो अपनी मम्मी के साथ खुलवाया हो सकता है, वो अपनी वाइफ के साथ खुलवाया हो सकता है, वो अपने भाई के साथ खुलवाया हो, तो वो। और NRO जो है ना, सेविंग अकाउंट कभी भी NRO अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, याद रखना। इसलिए तो सेविंग अकाउंट के जितने भी फीचर्स हैं कि ज्वाइंट खोला जा सकता है, सिंगल खोला जा सकता है, वो क्या कहते हैं, NRO में एप्लीकेबल होगा। फिर क्या है, डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी एंड विड्रॉल इन इंडियन रुपीज। मैं आपसे क्या बोला NRO के केस में? NRO केस में यही बोला ना कि आप डॉलर में कमाइए, डॉलर में कमा कर आप उसको रुपये में यहाँ पर जब रखने जाएंगे तो आपको रख देगा, लेकिन आपको जो है रुपीज़ में करके रखेगा। रुपीज़ में क्यों करके रखेगा? क्योंकि जब आप वापस लेने जाओगे तो आपको रुपये में ही देगा। तो डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी एंड विड्रॉल इन इंडियन रुपीज इज द NRE। NRO क्या है? डिपॉजिट इन बोथ फॉरेन करेंसी एंड द इंडियन रुपी एंड विड्रॉल इन द इंडियन रुपी ओनली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट NRE के केस में लो है, इसके केस में कंपैरेटिवली हाई है, टैक्स फ्री है। हाँ, इसमें याद रखना NRE अकाउंट जो है, NRE क्यों आगे आदमी फोर्स करता है कि NRE अकाउंट खुलवा ले? क्योंकि इसमें TDS एप्लीकेबल नहीं है, इसमें TDS एप्लीकेबल है, ठीक है। फंड ट्रांसफर टू NRO इज पॉसिबल, टू NRI नॉट पॉसिबल। यानी कि NRE से NRO का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, मतलब अगर आपके NRI अकाउंट है तो NRO में ट्रांसफ़र हो जाएगा। NRO से NRE पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिपार्टेबल, फ्रीली रिपार्टेबल, इंटरेस्ट इज फ्रीली रिपार्टेबल, मतलब कि आपको जो, बट द प्रिंसिपल इज नॉट फ्रीली रिपार्ट, आपको कितनी बार भी पैसे यहाँ से मंगाने हैं NRE अकाउंट से, ठीक है, आप एकदम फ्री में मंगा सकते हो। और यही कारण है, यही चीज़ें जो हैं आपको मजबूर करती है कि आप NRO अकाउंट के जो नॉन रेसिडेंट होते हैं वो NRO की जगह NRE खुलवा लेते हैं, क्योंकि उनको बार बार पैसे मंगाने पड़ते हैं, पैसे जमा भी करके पैसे मंगाने भी पड़ते हैं। तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, NRO में लिमिटेशन है। NRO बहुत सिंपल अकाउंट है, ऑर्डनरी अकाउंट है, याद है। तो इसमें क्या हो जाता है, इस केस में लोग NRE अकाउंट खुलवा लेते हैं, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और रिपार्टीशन का जो वो कॉस्ट होता है वो बच जाता है उनका, वो इसमें फ्री है NRE अकाउंट में। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स में हम लोग इतना कवर कर रहे हैं। उसके बाद से अगर आपको और भी किसी चीज़ में इसमें डाउट है या कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दो, हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम पे कवर कर लेंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, थैंक यू।